नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तियार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित कला महाविद्यालय बिड़किन से आज हम बीए द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी 2 इस पर्चे के अंतर्गत इस पर्चे के अंतर्गत राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या ऐतिहासिकता का आज हम अध्ययन करेंगे, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। भूमिका के रूप में हम देखेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की दिशा से राष्ट्रभाषा हिंदी की स्थिति को समझा जाए, वो निम्नता देखेंगे। राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज के चलाने की भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने में सुविधा हो। राजभाषा शब्द बहुत पुराना नहीं है, पहले राष्ट्रभाषा का प्रयोग चलता था, अब राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में भेद किया जाता है। राष्ट्रभाषा यह है कि जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में हो। राजभाषा स्टेट लैंग्वेज का अनुवाद है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग राजाओं द्वारा किया गया। संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए तो वह किसी राज्य में केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकार द्वारा पत्र व्यवहार व सरकारी कामकाज चलाने के लिए प्रयोग में आती है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है, चाहे इसके नाम समय समय पर भिन्न रहे हो। प्राचीन काल के सिक्कों से पता चलता है कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवनागरी का प्रयोग मिलता है। 13वीं-14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन तथा तुगलक के कारण उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में दक्षिण में गए। हैदर अली और टीपू सुल्तान हिंदी को सुदूर केरल तक ले गए, जहां यह भाषा गोसाई भाषा के रूप में जानी गई। टीपू सुल्तान ने कोचीन के राजा के साथ जो संधि की, उसके अनुसार राज परिवार के लोगों को हिंदुस्तानी सीखने के लिए कहा गया। फलतः वहाँ हिंदुस्तानी मुंशी की नियुक्ति हुई। प्रशासन में हिंदुस्तानी को स्थान मिला। मराठा प्रशासन में हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में व्यापक रूप में मिलता है। मठों के राजकाज से संबंधित सैकड़ों पर पुणे तथा बीकानेर के अभिलेखों में सुरक्षित है। उत्तरी भारत के नरेश, कर्मचारी आदि तो पेशवा, मराठा सरदार, मराठा शासन के अधिकारियों आदि को हिंदी में पत्र लिखते थे। इतना ही नहीं, उस समय प्रमाण पत्र, निर्देश, राजनीतिक या आर्थिक समझौते, संधि पत्र आदि भी हिंदी में ही लिखे जाते थे। पेशवे दफ्तर में मराठी पत्रों के साथ पर्याप्त हिंदी के भी पत्र हैं। 18वीं-19वीं सदी के प्रारंभ में 86 प्रकार के सरकारी पत्र हिंदी में मिलते हैं। ईस्वी सन 1745 में बीकानेर के राजा गज सिंह ने जयपुर के महाराज मधु सिंह को हिंदी में पत्र लिखा। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में तो पूरा पत्राचार हिंदी में ही होता था। ग्वालियर नरेश महाराज जयाजीराव सिंधिया ने दीवान शेख गुलाम हुसैन को 27 नवंबर 1853 को यह आज्ञा दी कि फारसी शब्दों का प्रयोग करने पर दंड दिया जाएगा। ईस्वी सन 1807 में अलवर में उर्दू के स्थान पर हिंदी के प्रयोग का राज्यादेश निकाला गया। इन सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि संपूर्ण राजस्थान की रियासतों के कामकाज की भाषा हिंदी ही थी। विदेशियों के आगमन के बाद यह महसूस किया गया कि देश में आपसी विचार विमर्श के लिए सामान्य भाषा हो और यह केवल हिंदी या हिंदुस्तानी ही हो सकती है। ईस्वी सन 1698 में हिंदी का पहला व्याकरण हॉलैंड निवासी जॉन जिशुअर केटलर ने हिंदुस्तानी भाषा शीर्षक से डच भाषा में लिखा। इसके बाद 1745 में बेंजामिन शुल्ज ने हिंदुस्तानी व्याकरण तथा 1771 में अल्फबेतुम ब्राह्मणिकुम नामक व्याकरण कैसियानो बैलिगस्ती ने लिखा। हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने लिखा है, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों ही की
साधारण बोलचाल की भाषा है और जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। उसी समय पर विलियम जोन्स ने संस्कृत के प्रति रुचि दिखाई और कलकत्ते में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। मुद्रा तथा चपरास में हिंदी का अनिवार्य प्रयोग सन 1793 से प्रारंभ हो गया। इसी समय 1796 में कैरी ने कहा कि संभवतः संस्कृत की शाखा प्रशाखा से विकसित हिंदू विस्तृत भूभाग में फैली हुई है। राजमहल दिल्ली तक आम भाषा है। यह वही वर्ष है जब गिल क्राइस्ट ने अपना व्याकरण लिखा। दिनांक 21 दिसंबर 1798 के आदेश द्वारा हिंदुस्तानी का ज्ञान आवश्यक कर दिया गया। दिनांक 4 मई 1800 को मार्किस वेल्जली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी के स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1 नवंबर 1800 में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति हुई। ये 1804 तक ही रहे, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में उनका योगदान ऐतिहासिक है। कहा जाएगा उन्होंने सर्वमान्य भाषा के रूप में विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को सड़ी बोली नाम दिया। इसी कॉलेज में नियुक्त लल्लूलाल तथा मदत्त मित्र ने खड़ी बोली हिंदी में पुस्तकें तैयार करवाई। विलियम वर्ड्सवर्थ वेली सिविल सर्विस के बड़े प्रतिभाशाली अधिकारी में जिन्होंने सन 1799 में सेवा में प्रवेश किया और सन 1800 में हिंदुस्तानी की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 1802 में प्रथम वाद विवाद प्रतियोगिता में हिंदी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1500 रुपये नगद तथा मेडल प्राप्त किया। उस समय व्यापारिक, सैनिक और राजनीतिक सभी योरे सारे कामकाजों को भाषा यही थी। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में दिल्ली के रेजिडेंट मेटकाफ ने लिखा है, भारत के जिस भाग में मुझे काम करना पड़ता है, मुझे हर जगह ऐसे लोग मिले हैं जो हिंदुस्तानी बोल सकते हैं। हिंदुस्तानी एक ऐसी जवान है जो आमतौर पर उपयोगी साबित होती है और मेरी समझ में संसार को किसी भी भाषा से उसका व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। मद्रास के लेफ्टिनेंट थॉमस रोचक ने कहा, हिंदुस्तानी सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा तथा भारत की महान लोकप्रिय भाषा है। वस्तुतः प्रथम 4 दशकों में सिविल सर्विस के अधिकारियों में जो वृद्ध हिंदुस्तानी की लहर बनी रही थी, उसको कठोरता से रोकने के लिए ही मेकाले ने 1835 में सुप्रसिद्ध मिनट प्रस्तुत किया। मेकाले तथा ब्रिटिश सरकार के प्रयत्नों के बावजूद हिंदी के गति को कोई रोक नहीं सका। फेडरिक पिनकॉट ने लिखा है, 20 साल पहले मैं एकमात्र यूरोपियन था जिसने सरकार पर हिंदी के बारे में दबाव डाला और 10 साल बाद उस नियम को बनाने में सफलता रही। भारत जाने वाले अंग्रेजों को हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जाए। केलॉग ने 1876 में हिंदी व्याकरण प्रकाशित किया और उसमें यह घोषणा के साथ भारतीय आर्य भाषाओं में महत्व को दिया से हिंदी का स्थान पहला था। भारत के जिस रूप की कल्पना की गई उसी रूप को भारतेंदु ने अपना और नए चाल की हिंदी से अभिहित किया, जिससे प्रभावित होकर पिनकॉट ने उन्हें लिखा, यह सब बात है कि आपको हिंदी और हिंदुस्तान सबसे मनोहर है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सरकार के सामने इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं था कि भारत में प्रशासन में आने वाले सिविल सर्विस के उच्च अधिकारियों के लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का शान आवश्यक कर दिया जाए। इसके साथ यह भी तय किया गया कि मद्रास जाने वाले अधिकारियों के लिए हिंदुस्तानी के लिए विशेष पुरस्कार दिए जाए। 1881 का वर्ष प्रशासन में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के लिए चिरस्मरणीय माना जाना चाहिए। आगे चलकर इसी आदेश का पालन किया जाने लगा। हर जगह इस प्रकार के पुरस्कार रखे गए। ब्रिटिश सरकार ने एक शताब्दी पूर्व सन 1881 में राजकाज की दर से हिंदी, हिंदुस्तानी तथा भारतीय भाषाओं का महत्व स्वीकार कर लिया था।
1875 में बिहार में हिंदी का प्रारंभ विधिवत हो गया। मध्य प्रदेश में यही आदेश 1881 में तथा उत्तर प्रदेश में 19वीं में निकाला गया। ईस्वी सन 1901 की जनगणना की रिपोर्ट के प्रथम खंड में भारतीय संदर्भ में हिट के महत्व पर कृष्ण महोदय ने लिखा, हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ऐसा समग्र है जो अंग्रेजी से किसी भी प्रकार कम नहीं। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए सभी दलों की 1928 में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सर्वमान्य भाषा घोषित किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें हिंदुस्तानी को सर्वमान्य भाषा घोषित किया गया। आशा है छात्रों आपको आज का ये वीडियो या पीपीटी राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है, अध्ययन करने का प्रयास किया है, आपको समझा होगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित ही कमेंट कर सकते हैं एक व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे। धन्यवाद। इस वीडियो पीपीटी का उद्देश्य केवल अध्यापन के लिए है, न कि प्रसिद्धि पाने के लिए। इसका समग्र श्रेय सभी महानुभावों को जाता है जिनकी सामग्री का उपयोग यह बनाने के लिए हुआ है। मैं उन समस्त जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिनकी सामग्री का उपयोग यह वीडियो पीपीटी के लिए हुआ है। यह मेरी कोई मौलिक उपलब्धि नहीं है और न ही कोई सृजनात्मकता। इसका उद्देश्य केवल और केवल छात्रों तक पहुँचना है। इससे किसी के दिल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ठेस या आहत पहुँचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। आपका प्राध्यापक डॉक्टर मुख्तियार शेख। धन्यवाद।